हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 5th ऑफ नवंबर टू 8th ऑफ नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है और इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिनमें करंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, उन सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा आपको अगर इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसलिए दोनों मीडियम के अभ्यर्थी इसे आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्विक रिवीजन की। आप सभी को पता होगा कि हम लोग अगले लेक्चर या अगले करंट अफेयर्स को जानने से पहले पिछले यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीजें डिस्कस की थी उसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की थी। तो सबसे पहली न्यूज थी, हमने रिसेंटली फर्स्ट नवंबर को हमने मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। मध्य प्रदेश फाउंडेशन डे किस नंबर का सेलिब्रेट किया है? तो 67th नंबर का हमने रिसेंटली सेलिब्रेट किया है। एमपी फाउंडेशन डे यानी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। इसके अलावा मैंने आपको एमपी यानी मध्य प्रदेश के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी थी कि मध्य प्रदेश में क्या चीजें हैं, मध्य प्रदेश किन राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश के निक नेम क्या है और उन निक नेम का मतलब क्या है। जैसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है, तो ये किस लिए कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने बताया था और इसकी एक अलग से वीडियो भी अपलोड कर दी गई जिसे आप जाकर जरूर देखें। इसके अलावा हमने सेकेंड न्यूज क्या देखी थी? तो सेकेंड न्यूज हमने देखी थी स्पेन ने रिसेंटली फीफा फीफा अंडर 17 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 जो कि कहां ऑर्गेनाइज किया गया? इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया और उसमें स्पेन ने जीता है टाइटल, यानी स्पेन ने जीता है फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। इसके अलावा हमने अगली न्यूज क्या देखी थी? तो इसके अलावा हमने देखी थी अगली न्यूज रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी प्रीवियस की। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व बन चुका है और अब हमारे पूरे देश भारत में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हो गए हैं? तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हो गए हैं 53, यानी 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे पूरे भारत में। और 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहां लोकेट करता है? तो ये उत्तर प्रदेश की चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश की चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेट करता है। ठीक है, इसके बारे में बाकी इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। ठीक है, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए है। बिल्कुल। फोर्थ नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? फोर्थ नंबर की न्यूज हमने देखी थी रिसेंटली एक हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन किया गया जिसका नाम है मोपा एयरपोर्ट कहां है? तो मोपा एयरपोर्ट ये गोवा में है। कहां है? गोवा में। और गोवा में भी किस लोकेशन पर अगर बात करें तो ये नॉर्थ गोवा में है। ठीक है, कहां है? नॉर्थ गोवा में, उत्तरी गोवा में। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ नंबर की न्यूज हमने क्या देखी थी? तो फिफ्थ नंबर की न्यूज हमने देखी थी कि रक्षा सचिव का पदभार किसने रिसेंटली संभाला है? यानी डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं रिसेंटली? गिरिधर अरमाने क्या बन चुके हैं? डिफेंस सेक्रेटरी। इसके अलावा मैंने आपको और भी चीजें बताई थी कि कैग कौन है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? जीसी मुर्मू के बारे में बताया था मैंने आपको। जीसी मुर्मू बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है करंट के? तो वो कौन है? अभी जीसी मुर्मू है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी। और इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में मैंने आपको बताया था इंडिया के कौन है? सुरेश एन पटेल रिसेंटली कौन है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल है चीफ। ठीक है, विजिलेंस कमीशन का क्या काम होता है? तो करप्शन को रोकना इनका काम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर का एक क्विक रिवीजन देख लिया है। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे के करंट अफेयर्स के बारे में। रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज इंस्टॉल्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन जनरेटर इन विच स्टेट? तो हुआ क्या है?
हुआ है कि कंट्री का लार्जेस्ट विंड टरबाइन जनरेटर किस स्टेट में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुजरात में। कहां स्थापित किया गया है? गुजरात में ये स्थापित किया गया है। तो किसने स्थापित किया है? तो अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसे स्थापित किया है। कहां? तो गुजरात में। अब ये है क्या, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये है विंड टरबाइन। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये क्या है? विंड टरबाइन। ये क्या करती है? इसके थ्रू होगा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन। तो कितने मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी? तो 5.2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी ये विंड टरबाइन। इसके अलावा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ी है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है आपकी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है कहाँ? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ? तो अहमदाबाद में, मैंने बताया था। और किसका स्टैच्यू बनाया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बाकी इंफॉर्मेशन आप प्रीवियस लेक्चर से देखिए, बहुत डिटेल में हमने सारी चीजें कवर की है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड है वो 182 मीटर का। लेकिन ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन की लेंथ कितनी है? तो ये इस टरबाइन की लेंथ है 200 मीटर। कितनी लेंथ है? 200 मीटर की लेंथ है। इसके अलावा यह बिजली उत्पादन के मामले में सबसे बड़ी टरबाइन है। ठीक है, सबसे बड़ी टरबाइन है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। कितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी है? तो 5.2 मेगावाट इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है। ठीक है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा 4000 घरों में। 4000 घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। तो अगली न्यूज है, उज्जैन में लगेगी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, सारे एग्जाम्स से रिलेटेड ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और एग्जाम की नोटिफिकेशन आई है, मध्य प्रदेश विधानसभा। जो भी एलिजिबल है, बिल्कुल इसका फॉर्म अभी आप डाल सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड और असिस्टेंट सहायक असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आई हुई है। आप चाहें तो डाल सकते हैं। उसमें पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश से रिलेटेड कई सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो आप चाहें तो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो एग्जाम का फॉर्म अभी डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो उज्जैन में लगने वाली है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पोस्ट करूं अपने चैनल में, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, जिसमें हम लोग लेटेस्ट एग्जाम जो भी होंगे आएंगे, जैसे ही उनकी नोटिफिकेशन आएगी, सब कुछ हम लोग डिटेल वाइज डिस्कशन करेंगे ना। चलिए बात करते हैं, उज्जैन में लगने वाली है क्या दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ये वैदिक घड़ी लगने वाली है और इसका काम क्या होगा। तो इसके काम के बारे में जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी। तो मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने रिसेंटली मध्य प्रदेश के उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी। सिंपल सा है कि कहां रखा गया है? तो उज्जैन के जीवाजी वेधशाला। उज्जैन के कहां? जीवाजी वेधशाला में क्या किया गया है? इस दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला यानी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है। इसके अलावा ये जो जीवाजी वेधशाला है, इसका निर्माण किसने करवाया है? तो जीवाजी वेधशाला का निर्माण जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1719 में करवाया था। तो दो चीजें याद रखनी है आपको। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगने वाली है? जीवाजी वेधशाला उज्जैन। और जीवाजी वेधशाला का निर्माण निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, बिल्कुल यही दो फैक्ट आएंगे एग्जाम में, आ सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीजें आपको बस समझनी है कि क्या क्या चीजें होंगी। बाकी चीजें आपको याद नहीं रखनी। याद रखना है आपको कि उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगने वाली है। और कहां? तो उज्जैन में भी कहां? तो उज्जैन में जीवाजी वेधशाला में। ठीक है, इसके अलावा जीवाजी वेधशाला का निर्माण किसने करवाया है? तो जयपुर के महाराजा राजा जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, इसकी अनुमानित लागत कितनी है? तो 1.62 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और इसकी मदद से क्या होगा? इसकी मदद से लोगों को वैदिक समय की गणना से परिचित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी मदद से क्या होगा? वैदिक समय की गणना की जाएगी। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये बिल्कुल किसकी है? ये वैदिक घड़ी ही है। ठीक है,
और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है वैदिक घड़ी की रीडिंग के लिए एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन होगा और नागरिक इसका उपयोग अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और अन्य उपकरणों पर कर सकेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है। वैदिक घड़ी की रीडिंग करने के लिए, यानी इस वैदिक घड़ी की रीडिंग, यानी रीडिंग का मतलब इसको देखने के लिए, जानने के लिए, इसके बारे में एक पर्टिकुलरली एप्लीकेशन होगा, या आप जिसे बोलते हो एक पर्टिकुलर ऐप बनाया जाएगा मोबाइल में। एक ऐप होगा और उसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इस वैदिक घड़ी को देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये वाली चीजें हैं, बाकी सारी चीजें बिल्कुल आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं, सारी चीजें आपको वहां पर आप देखेंगे तो समझ में आएंगी। बाकी याद करने वाली जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ स्टैब्लिश किया जाएगा, उज्जैन में, और उज्जैन में भी कहाँ, तो मैंने आपको बताया है कि वेधशाला। वेधशाला, उस वेधशाला का नाम भी आपको याद रखना है, उस वेधशाला का नाम है जीवाजी वेधशाला। ठीक है, जीवाजी वेधशाला, जीवाजी वेधशाला। ठीक है, किसने निर्माण करवाया है, तो सवाई राजा जयसिंह ने निर्माण इसका कराया था, जिसको इंग्लिश में जानना है तो जीवाजी ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, जीवाजी ऑब्जर्वेटरी, जीवाजी वेधशाला को कहेंगे। ठीक है, सारी चीजें वही हैं, 1.62 करोड़, और इसका उपयोग किस में किया जाएगा, वैदिक समय की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओवर एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि गेल इंडिया, ये कंपनी जो है, ये गैस की सबसे बड़ी कंपनी है, ये गैस उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है गेल इंडिया। और इसके अलावा इसे इसे महारत्न का स्टेटस, महारत्न कंपनी का स्टेटस या महारत्न कंपनी का दर्जा भी प्राप्त है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके करंट एमडी या चेयरमैन कौन है, तो इसके करंट एमडी या चेयरमैन है श्री संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता इसके करंट चेयरमैन है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, गेल का फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक क्या है, महारत्न कंपनी है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ महारत्न कंपनी है 12। कितनी है, 12। अब ये महारत्न कंपनी का जो स्टेटस है, किसी कंपनी को कब दिया जाता है उसके बारे में जानते हैं। तो ध्यान से सुनना है, ये महारत्न कंपनी का स्टेटस किसी कंपनी को क्यों दिया जाता है और कब दिया जाएगा। ऐसी कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ऐसी कंपनी जो कि नवरत्न कंपनी में शामिल है उसे महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए है, कितनी है, 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए जिसकी नेटवर्थ हो, उस कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया जा सकता है। इसके अलावा उस कंपनी का नेट प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 5,000 करोड़। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 5,000 करोड़ रुपए। उस कंपनी का प्रॉफिट हो अगर, तो हम उसे महारत्न, यानी गवर्नमेंट उसे महारत्न कंपनी का स्टेटस दे देगी। इसके अलावा उसका एवरेज टर्नओवर कितना होना चाहिए, तो 25,000 करोड़ रुपए उसका एवरेज टर्नओवर हो, तो ऐसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाली कंपनी ही महारत्न कंपनी का स्टेटस प्राप्त करती है। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं पूरे भारत में, तो पूरे भारत में ऐसी 12 कंपनियां हैं, 12 कंपनियां हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। हम लोग सारी लिस्ट देख लेंगे कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं। और ये महारत्न कंपनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि रिसेंटली 2020 के मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एमपीपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, तो वो उस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे और सारी महारत्न कंपनी के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी क्या याद रखना है आपको, अभी आपको ये याद रखना है कि गेल यानी गेल इंडिया लिमिटेड यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत की सबसे बड़ी गैस उत्पादन की कंपनी है, इसके करंट चेयरमैन कौन है, संदीप कुमार गुप्ता। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द एशियन कॉन्टिनेंटल ओपन चेस चैंपियनशिप, यानी एशियाई महाद्वीपीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, तो आर प्रगनानंदा। आर प्रगनानंदा बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे भी, ये है आर प्रगनानंदा। इन्होंने एशियाई महाद्वीपीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीती है रिसेंटली। इनके अलावा और कौन जीता है, तो वुमेन की कैटेगरी में पीवी नंदिता, पीवी नंदिता, पीवी नंदिता, ये हैं पीवी नंदिता, और इन्होंने वुमेन कैटेगरी में सेम टाइटल जीता है। ये कहां ऑर्गेनाइज की गई, तो एशियाई महाद्वीपीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई थी। इसके अलावा आर प्रगनानंदा
इसको जीतने के साथ यानी ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीतने के साथ फिडे वर्ल्ड चेस कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। फिडे वर्ल्ड चेस कप के लिए क्वालिफाई कर गए हैं और ये जो कि कहाँ होने वाला है, 2023 में होने वाला है। ठीक है, अब जानते हैं फिडे के बारे में। फिडे क्या है? फिडे फिडे जो कि एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, या आप ऐसा भी बोले वर्ल्ड चेस फेडरेशन। वर्ल्ड चेस फेडरेशन ये कब फाउंड हुआ? 1924 को फाउंड हुआ था, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। लुसाने स्विट्जरलैंड में फिडे का हेडक्वार्टर है। और ये जो फिडे है ये फ्रेंच एक्रोनिम यानी फ्रेंच का आप वर्जन आप कह सकते हैं, फ्रेंच का एक एक्रोनिम है। तो जिसका जो कि क्या है, जो कि बेसिकली एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है या वर्ल्ड चेस फेडरेशन है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन फिडे जो कि 1924 में फाउंड हुआ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरी न्यूज में याद क्या रखना है? याद रखना है आर प्रज्ञानंदा ने एशियाई महाद्वीपीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप जीती। इसके अलावा फिडे के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया जो कि 2023 में होने वाला है। फिडे क्या है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। जिसको नहीं पता, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन मतलब कई सारे देश मिलकर क्या करते हैं? कई सारे देश मिलकर एक चेस फेडरेशन का निर्माण करते हैं, और ये क्या है? कई एक फेडरेशन बनता है, और उस फेडरेशन को हम लोग बोल रहे हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन या वर्ल्ड चेस फेडरेशन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड 2022 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप? किस क्रॉप के लिए या किस फसल उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ उभरते राज्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? और उसका नाम है मिलेट प्रोडक्शन। मिलेट को आप हिंदी में क्या बोलते हो? तो मिलेट को आप हिंदी में बोलते हो बाजरा। तो बाजरे के प्रोडक्शन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड दिया गया है। बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड का मतलब कि यहां पर मिलेट का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। बेस्ट नहीं है कि पूरे देश में बेस्ट है, यहां प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या देखा? यहां पर बाकी अन्य राज्यों की तुलना में मिलेट का प्रोडक्शन क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। इसलिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट अवार्ड 2022 का मध्य प्रदेश को मिलेट प्रोडक्शन के लिए या बाजरे के उत्पादन के लिए दिया गया। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है। बिल्कुल हमने देख लिया, एफर्ट्स फॉर प्रमोटिंग मिलेट प्रोडक्शन किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने दिया है। इसके अलावा ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश को कितने कृषि कर्मण अवार्ड दिए जा चुके हैं? तो मध्य प्रदेश को टोटल 7 कृषि कर्मण अवार्ड दिए जा चुके हैं। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था? तो 2011-12 में फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा पल्स प्रोडक्शन में एक बार, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 3 बार और व्हीट प्रोडक्शन में 3 बार दिया गया है कृषि कर्मण अवार्ड। तो ये वाली न्यूज भी आपको ध्यान रखना है। कृषि कर्मण अवार्ड ये एक फैक्ट वाली बात है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि कर्मण अवार्ड दिए गए हैं? तो 7 कृषि कर्मण अवार्ड दिए गए हैं। पल्स प्रोडक्शन यानी दलहन के उत्पादन में एक बार, फूड ग्रेन प्रोडक्शन में 3 बार और गेहूं उत्पादन यानी व्हीट प्रोडक्शन में 3 बार दिया जा चुका है। टोटल 7 कृषि कर्मण अवार्ड दिए जा चुके हैं। अब जब बात करते हैं मिलेट की, तो मिलेट का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज क्यों किया जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। तो मिलेट यानी बाजरा, यानी आप जिसे मोटे अनाज के तौर पर भी जानते हैं, तो मिलेट का प्रोडक्शन इसलिए इंक्रीज किया जा रहा है क्योंकि ये काफी न्यूट्रिशियस होता है, काफी न्यूट्रिशियस होता है। और न्यूट्रिशियस होने की वजह से इसका उत्पादन किया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा न्यूट्रिशियस के साथ इसे कम पानी की जरूरत होती है और कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से किसान आसानी से इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं या इसका उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि कम पानी की जरूरत है, कम खर्चा है। इस वजह से हर एक किसान आसानी से इसका उत्पादन कर सकता है। इसके अलावा ये काफी न्यूट्रिशियस भी है। ज्यादा न्यूट्रिशियस होने की वजह से भी इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है या प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये फ्यूचर का फूड ग्रेन बनने वाला है, इसलिए बाजरे का उत्पादन या मिलेट का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये किस डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है? आपके ऑप्शन है चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ। ये 4 ऑप्शन है आपको। इसका जवाब आप मुझे कहां पर देंगे? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दें और जरूर से जरूर टाइप करिए, जिससे आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहें। 53rd नंबर का टाइगर रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हु इज द करंट चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन इंडिया? करंट चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन
ठीक है। राष्ट्रीय सतर्कता आयोग भारत के करंट चीफ कौन है? तो आपके ऑप्शन है भगवंत सिंह बिश्नोई, सुरेश एन पटेल, संजय कोठारी और शरद कुमार। आपके ये चार ऑप्शन है, आपको इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी को इन सभी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर क्वेरी है, किसी भी तरह का सुझाव हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सजेशन हो, फीडबैक हो, किसी भी तरह का, आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से जुड़कर आप अपने सुझाव अच्छा या बुरा मुझ तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे फेसबुक हो। इसके अलावा आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर या फिर कमेंट सेक्शन यानी यूट्यूब कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी जुड़कर आप मुझे अपने फीडबैक दे सकते हैं। और आपका एक फीडबैक या आपका एक सजेशन मुझे लगातार अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो, ये एफर्ट हमारा अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और हम लोग लगातार कुछ अच्छा करते रहेंगे। इसके अलावा वीडियो को आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए, देखिए, पीडीएफ पढ़िए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।